हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ज्योति आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी की तरफ से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ नया वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा होगा। तो चलिए, मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, परामर्श की प्रक्रिया कैसी होती है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये आप इसे ठीक कर लीजिएगा कि परामर्श की प्रक्रिया कैसी है। आपको बताना है एक ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, बहुध्रुवीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हमने आपको परामर्श की थ्योरी क्लास कराई थी तो क्या बताया था, परामर्श की प्रक्रिया कैसी बताई थी? त्रिध्रुवीय बताई थी। वो कैसे बताई थी कि एक तो होता है हमारा परामर्श प्रार्थी, एक होता है परामर्श दाता। परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी को जब सलाह देता है तो वो क्यों देता है? क्योंकि उनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो क्या हुआ हमारा, सबसे पहले आया हमारा परामर्शदाता, फिर आया हमारा परामर्श प्रार्थी और फिर आता है हमारा लक्ष्य, क्योंकि दोनों कार्य करते हैं किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? इसका हुआ त्रिध्रुवीय। परामर्श की प्रक्रिया कैसी हुई? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है। परामर्श का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको, क्या होता है? सलाह लेना या परामर्श लेना या फिर प्रशिक्षण या फिर तकनीक या फिर उपयुक्त सभी। तो परामर्श का शाब्दिक अर्थ हमने आपको क्या बताया था, क्या होता है परामर्श का शाब्दिक अर्थ? परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सबसे पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आपको बताना है परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? लक्ष्य, समस्या का परिचय, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है जब हम कोई कार्य करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कोई कार्य किया या फिर हमने मुख्य परीक्षा सेविका की जो तैयारी की, वो किस लिए की? एक जॉब प्राप्त करने के लिए, ताकि हम इसमें सेलेक्ट हो जाएं। इसलिए ही तो कर रहे हैं हम तैयारी। तो ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? जॉब प्राप्त करना। तो ऐसे ही परामर्श प्रक्रिया का भी एक लक्ष्य होता है, क्योंकि जो परामर्शदाता और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या को दूर करता है और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो उन दोनों के बीच भी एक लक्ष्य होता है। तो इसलिए परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो माना गया है वो लक्ष्य माना गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है हमारा परामर्श की विशेषताएं हैं। परामर्श की क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है? समस्या परक, सहायता परक, विश्वसनीयता या फिर उपयुक्त सभी। परामर्श की हम क्या विशेषताएं हैं? परामर्श हम क्यों लेते हैं? सलाह हम किसी से क्यों लेते हैं? क्योंकि यह हमारी समस्या को दूर करता है, हमारी सहायता भी करता है और यह विश्वसनीय भी होता है, क्योंकि हम कोई भी अपनी परेशानी बताएंगे तो किसी को कब बताएंगे? जब उस पर हमें भरोसा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? 1, 3, 4 या फिर 2। तो कितने प्रकार होते हैं परामर्श के? परामर्श के होते हैं हमारे 3 प्रकार। जैसे कि निर्देशात्मक परामर्श, जो परामर्शदाता पर आधारित होता है। फिर होता है हमारा यह निर्देशात्मक परामर्श, जो परामर्श प्रार्थी पर आधारित होता है।
और तीसरा आता है हमारा समन्वित परामर्श, जो परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के समन्वय पर आधारित होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का संयोग होता है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर हुआ हमारा 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परामर्श की विधियों में क्या सम्मिलित है? आपको बताना है कि परामर्श की विधियों में क्या सम्मिलित है। मौन धारण, पुनरावृत्ति, स्वीकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें? मौन धारण भी होगा, क्योंकि चुप रहकर ही तो हम किसी की बात सुनेंगे। अगर परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता एक साथ बोलते रहेंगे तो कैसे किसी की बात सुनेंगे। पुनरावृत्ति भी होती है, क्योंकि परामर्श प्रार्थी अपनी बात को दोहराता है बार बार। अगर परामर्शदाता उसकी बात को समझने में सक्षम नहीं होता तो वह उसकी पुनरावृत्ति भी कर सकता है। और स्वीकृति भी होती है, क्योंकि वह उसकी बातों को स्वीकार करेगा, समझेगा, तभी तो वह उसकी समस्या का हल करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से अनिर्देशित परामर्श के दोष हैं। सबसे पहले आता है अधिक समय, फिर आता है परामर्शदाता निष्क्रिय, फिर आता है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव और फिर आता है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा हमारा? देखिए, अधिक समय भी लेता है निर्देशित परामर्श, क्योंकि लचीलापन लिए होता है। और परामर्शदाता इस पर निष्क्रिय भी रहता है, क्योंकि परामर्श प्रार्थी को सर्वोच्च माना गया है। और व्यक्तिगत संपर्क का अभाव भी रहता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से परामर्श का सिद्धांत है। स्वीकृति का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, सम्मान का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। बताइए क्या है? तो देखिए, इसमें भी क्या होगा हमारा? स्वीकृति का सिद्धांत भी होगा। और हम परामर्श, जब कोई हमें सलाह देता है तो हम उस रास्ते पर चलते हैं तो क्या करते हैं? हम सीखते भी हैं। और परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का सम्मान करता है, इसलिए वैसे अपनी समस्या भी बता देता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कौशल संपर्क कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, हाथ लहराना या तैरना। बताइए कौन सा कौशल संपर्क कौशल नहीं है? तो सुनना भी होगा, क्योंकि अगर कोई हमें अपनी बात कहेगा नहीं तो फिर हम सुनेंगे कैसे। बोलना भी होगा, क्योंकि हम बोलकर ही तो किसी से संपर्क करेंगे, अपनी बातें बताएंगे। और अगर कोई दूर खड़ा होगा तो हम हाथ लहरा कर, आवाज देकर इशारा भी करेंगे। लेकिन जो तैरना होगा वह हमारा संपर्क कौशल नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा? तैरना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परामर्श की सफलता निर्भर करती है। सबसे पहले आता है परामर्श प्रार्थी की योग्यता पर, परामर्शदाता के ज्ञान, प्रतिबद्ध दृष्टिकोण पर, परामर्शदाता के गलत व्यवहार पर या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए परामर्श की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? देखिए, परामर्श प्रार्थी अगर योग्य होगा तो उसे सलाह की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? तो इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा। और फिर आता है परामर्शदाता के गलत व्यवहार पर। अगर परामर्शदाता का गलत व्यवहार होगा तो फिर परामर्श प्रार्थी उसे अपनी समस्या क्यों बताएगा? तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और उपयुक्त सभी तो होंगे ही नहीं। तो इसलिए क्या बचा हमारा? पॉजिटिव आंसर बचा हमारा परामर्शदाता के ज्ञान, प्रतिभा और दृष्टिकोण पर, क्योंकि परामर्शदाता को ज्ञान होगा, प्रतिभा होगी और यह देखने का उसका नजरिया होगा कि परामर्श प्रार्थी को कैसा हल बताए कि वह अपनी समस्या को दूर कर सके। उसका ऐसा दृष्टिकोण होगा तो तभी तो परामर्श की सफलता होगी। तो इसलिए हमारा आंसर होगा परामर्शदाता के ज्ञान, प्रतिभा, दृष्टिकोण पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सफल परामर्शदाता में गुण होने चाहिए। तो बताइए क्या होने चाहिए? इसका तो आप सभी को पता होगा। सत्यनिष्ठा, कुशलता, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समन्वित परामर्श के प्रवर्तक हैं मायर्स, एससी थारने, कार्ल रोजर्स या उपयुक्त सभी। तो हमने आपको बताया था कौन है इसके परामर्श परामर्श
समन्वित परामर्श के प्रवर्तक? तो इसका होगा हमारा FC थारने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण पहले आता है? कूट लेखन, समझना, समझाना। अगर कूट लेखन ही नहीं होगा तो समझना समझाना कैसे होगा? तो इसलिए जब हम किसी से संचार करेंगे तो कूट लेखन इसमें सबसे पहले आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कूट लेखन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु हमें नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तर्कसंगत भी होना चाहिए, गोपनीय भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की बातों को छुपाएंगे तो तभी तो वह हमें अपनी बात बताएगा। और परिशुद्ध भी होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? हमारा आंसर होगा व्यापक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पारस्परिक कौशल का उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार करना एवं रिक्त स्थान को अधिक मूल्यवान बनाता है। तो किसको अधिक मूल्यवान बनाता है? आपको बताना है नियोक्ता, डॉक्टर, कर्मचारी या फिर ग्राहक। तो बताइए क्या है? नियोक्ता, डॉक्टर, ग्राहक या फिर कर्मचारी। तो आपका इसमें क्या होगा? आपका इसमें होगा कर्मचारी, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब है कर्मचारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसके बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना मुश्किल होता है? तो किसके बिना होगा? हमारे ऑप्शन हैं आवाज, फोन, संवाद कौशल या फिर हाथ। तो जब संवाद कौशल ही नहीं होगा तो आवाज और फोन और हाथ कैसे एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे हम? तो इसलिए हमारा होगा संवाद कौशल, क्योंकि संवाद कौशल के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, फोन भी, आवाज भी और हाथ भी। तो इसमें हमारा आंसर होगा संवाद कौशल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संचार कौशल में बाधक नहीं है। आपको बताना है संचार कौशल में क्या बाधक नहीं है? भावात्मकता, संक्षिप्तता, वरिष्ठों का भय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भावात्मकता भी बाधक है, क्योंकि अगर हम इमोशनल हो जाएंगे तो फिर कैसे अपनी समस्या को दूर कराएंगे? और वरिष्ठों का भय भी है कि बड़े बड़े लोग क्या कहेंगे, कि अगर हमारी समस्या का पता लगा तो कहीं हमारा मजाक ना बना दे या फिर हमें डांट ना दे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? संक्षिप्तता, क्योंकि किसी बात को संक्षिप्त में कहना कोई बाधक नहीं होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है। तो जब हम किसी से संप्रेषण करते हैं तो सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल कौन सा होता है? निष्क्रिय तो होगा नहीं, क्योंकि निष्क्रिय होंगे तो क्या होगा? निष्क्रिय होंगे तो किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे। और प्रतियोगी होंगे तो जरूरी नहीं है कि संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल वही हो। तो क्या होगा हमारा? सक्रिय। क्योंकि अगर हम सक्रिय होंगे तो तभी हम किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो हमारा आंसर होगा सक्रिय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में परामर्श प्रक्रिया के पद हैं। निदान, विश्लेषण, परामर्श या फिर सभी। आपको बताना है निम्न में परामर्श प्रक्रिया के पद हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें? निदान होगा, विश्लेषण होगा, परामर्श होगा या फिर सभी होगा। तो देखिए सबसे पहले पहले वाले को ही देख लेते हैं। जैसे कि निदान आया हुआ है, तो अगर कोई समस्या होगी तो समाधान भी होगा, निदान भी होगा। और कोई समस्या होगी तो उसका विश्लेषण भी करेंगे। और समस्या है तो फिर सलाह भी लेंगे। तो इसलिए क्या होगा? सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। परामर्श में कितने व्यक्तियों की लिप्तता आवश्यक होती है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो परामर्श में कितने व्यक्ति चाहिए? तो 2 तो कम से कम चाहिए। हमारा आंसर होगा 2, क्योंकि एक तो परामर्शदाता हो गया और एक हुआ हमारा परामर्श प्रार्थी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निर्देशित परामर्श के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि निर्देशित परामर्श के जो प्रवर्तक हैं हमारे, वो कौन है? कार्ल रोजर्स, ईजी विलियम्स, मैकआइवर एवं पेज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा? कौन सा होगा? कार्ल रोजर्स तो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो अनिर्देशित परामर्श के बारे में बताया था। मैकआइवर एवं पेज भी नहीं होंगे, तो क्या होंगे? ईजी विलियम्स। ईजी विलियम्स थे हमारे परामर्श के मुख्य प्रवर्तक। और इन्होंने
इस विचारधारा को सूचनात्मक और परामर्शदाता केंद्रित परामर्श भी कहा था। इन्होंने ये कहा था कि निर्देशित परामर्श में तार्किकता और प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने परामर्श को एक प्रभावकारी संबंध बताया था और बल दिया था कि इसमें बहस, विश्लेषण, तर्क वितर्क आदि सम्मिलित रहता है। इस प्रकार के परामर्श का सिद्धांत विलियम्स ने व्यावसायिक परामर्श से लिया था और बाद में इसका समन्वयन शैक्षिक और व्यक्तिगत संबंधी निर्देशन से कर दिया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? E.G. विलियम्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनिर्देशित परामर्श के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है कार्ल रोजर्स, काम्टे, मीड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था। कौन होगा? ये होंगे हमारे कार्ल रोजर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विलियम्स और हर्ले के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के कितने पद हैं? तो आपको बताना है कि विलियम्स और हर्ले ने परामर्श प्रक्रिया के कितने पद बताए थे? तो हमने आपको बताया था, आप बताइए 4, 3 या 5 फिर 6। तो उन्होंने बताए थे परामर्श प्रक्रिया के 6 पद। विश्लेषण बताया था, क्योंकि समस्या होगी इसका विश्लेषण भी होगा और संश्लेषण भी होगा, इसलिए संश्लेषण बताया। और समस्या होगी तो निदान भी होगा, इसलिए निदान बताया। और समस्या होगी तो हम अनुमान भी लगाएंगे, इसलिए पूर्वानुमान बताया। और समस्या होगी तो हम सलाह भी लेंगे, इसलिए परामर्श बताया। और फिर बताया हमारा अनुवर्ती। तो विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श और अनुवर्ती। तो कितने पद हुए? 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 6। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संचार में निष्पादन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जब हम संचार करते हैं तो उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? गति, परिभाषा, स्परीय संचार या फिर श्रव्य संचार। तो क्या होगा इसमें हमारा? क्या करेंगे हम? स्पर्शीय संचार, क्योंकि जहां गलती होगी वहीं पर हम रुक जाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो इसलिए होगा स्पर्शीय संचार। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देशित विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी आप ठीक कर लेंगे। निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए, निर्देशित विधि के आधार पर निर्देशन को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5 या 3 या फिर 4? तो क्या होगा? निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को 2 भागों में बांटा गया। एक तो हमारा व्यक्तिगत हो गया और एक हुआ हमारा सामूहिक। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।